The London Top Show is sponsored by Khata Book. Business हुआ easy. भगवान इनकी मन्नतें सुनते रहे क्योंकि छेड़ा जी की मिनी मार्ट चलती रही। लॉकडाउन में जिंदगी चली क्योंकि लोकल दुकानें चली। खाता बुक की ओर से इन सभी लोकल दुकानदारों को दिल से सलाम। नमस्ते। अमूमन आप लल्लन टॉप शो या दुनियादारी देखते हैं तो हम सीधे मुद्दे की बात पर आ जाते हैं, लेकिन आज जो बात है वो सबसे बड़े मुद्दे की बात है। आज देश की बात है। 15 अगस्त के दिन हम नए सिरे से अपने भारतीय होने के उत्साह से, अनुभव से, जज्बात से भर जाते हैं, लेकिन आज बात इस उत्साह को साल भर बनाए रखने की है। आज बात इस उत्साह को अगले स्टेप पर, अगले चरण पर ले जाने की है। आज हम यहाँ पर आपके सामने हैं लल्लन टॉप की एक नई मुहिम के बारे में आपको बताने के लिए। ये मुहिम विदेश में रह रहे भारतीयों के लिए है, विदेशों में, अलग अलग देशों में रह रहे भारतीयों के लिए। ये भारतीय वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ नौकरी कर रहे हैं, या कुछ पीढ़ी पहले इनके पुरखे वहाँ जाकर बस गए। तो ऐसे में कोई अप्रवासी भारतीय है, कोई भारतवंशी है। इस मुहिम का नाम है तेरा तुझको अर्पण। क्या है तेरा तुझको अर्पण? सबसे पहले शब्द की बात करूं तो महान समाज सुधारक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित श्रद्धाराम फिल्लौरी, उनकी लिखी एक आरती ओम जय जगदीश हरे, ये 19वीं सदी में लिखी गई थी। आज तक कितनी मकबूल है, कितनी पॉपुलर है, कितनी लोगों को स्वीकार है, सब जानते हैं। इसमें एक पंक्ति आती है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और यही पंक्ति हमारे लिए भारत के संदर्भ में प्रेरणा का स्रोत है। हम भारतवासी अपने देश को क्या दे सकते हैं? हम भारतवासी अपने देश को बनाने वाले लोग यानी हम भारतीयों को क्या दे सकते हैं? हम आपसे आपका अतिरिक्त समय नहीं मांग रहे, हम आपसे आपके संसाधन भी नहीं मांग रहे। हम आपसे मांग रहे हैं आपका थोड़ा सा ज्ञान, जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करेंगे। तेरा तुझको अर्पण एक मुहिम है ज्ञान की साझेदारी की। आप दुनिया में अलग अलग हिस्सों में हैं, वहाँ पर रहकर अपने प्रोफेशन में अच्छा कर रहे हैं, आपने एक्सपर्टीज़ हासिल की। कोई कृषि वैज्ञानिक बन गया, कोई दूसरे किस्म का वैज्ञानिक, कोई ऑटोमोबाइल का एक्सपर्ट है तो कोई डेटा का साइंटिस्ट है, कोई साइबर का एक्सपर्ट है तो कोई कलाकार है, कोई थिएटर कर रहा है तो कोई गायन कर रहा है। और इन सब के साथ साथ आपके भीतर एक अकंपित आस्था है भारत नाम के विचार के लिए। तो आइए आगे बढ़िए, उस विचार को मजबूत करिए, भारतवासियों के साथ अपने अनुभव को, अपने ज्ञान को साझा करिए तेरा तुझको अर्पण के जरिए। इस मामले में ज़्यादा जानकारी अब से लेकर लगातार आपको लल्लन टॉप की वेबसाइट thelallanTop.com पर मिलती रहेगी। आपको और कोई जानकारी चाहिए कैंपेन के बारे में, आप इससे कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे अपने वीडियो बना सकते हैं, हमारे टाउन हॉल में शामिल हो सकते हैं, तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा पता है TTA, जो कि तेरा तुझको अर्पण का शॉर्ट फॉर्म है, tta.lallantop@gmail.com। आइए साथ जुड़िए और देश की तरक्की का हिस्सा बनिए। अब शुरू करते हैं आज का शो। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को कोर्ट की अवमानना का दोषी पाया गया है। जब से ये मामला प्रकाश में आया है तब से इस मुद्दे पर राय बटी है। आज बड़ी खबर में इस मामले के बारे में विस्तार से बात करेंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने CRPF पर कौन सा संगीन आरोप लगाया है। लेकिन सबसे पहले दिन का वीडियो। ডিভাইডেড বাই মোট আয়তন, তাহলে জনসংখ্যার সূত্র হচ্ছে মোট জনসংখ্যা ডিভাইডেড বাই মোট আয়তন। কিরকম? আমি যদি বলি এই একটা ক্লাস, এই ক্লাসে আমরা 50 জন স্টুডেন্ট আছি। আমাদের এই ক্লাসে আমাদের মোট জনসংখ্যা কত? 50 জন। এই ক্লাসে একটা আমাদের আয়তন আছে, একটা দৈর্ঘ্য ইনটু প্রস্থ আয়তন আছে একটা। আমি ধরলাম এখানে আয়তন হচ্ছে আমাদের 10 বর্গ কিমি। ये वीडियो 12 अगस्त का है। इस दिन पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मिदनापुर जिले में घाटल इलाके में विधान चंद्र रॉय हाई स्कूल 4 घंटे के लिए खुला। बच्चे आए, पढ़ाई हुई। वीडियो में बच्चे और शिक्षक मास्क पहने नजर आ रहे हैं।
बच्चे दूर दूर बैठे हैं। बावजूद इसके ये कोरोना संक्रमण के चलते बनाए गए नियमों का सरासर उल्लंघन है और ये सब एक सरकारी स्कूल में हुआ। हम जानते हैं कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने शिक्षण संस्थानों यानी स्कूल और कॉलेज को अनिश्चित काल के लिए बंद रखने का आदेश दिया है। यह आदेश राज्यों पर भी बाध्यकारी है। यह नियम इसलिए बनाया गया था क्योंकि कोरोना संक्रमण का ना कोई टीका है, ना कोई सीधा इलाज। फिलहाल पढ़ाई प्रभावित ना हो इसलिए ऑनलाइन पढ़ाई करवाने के लिए भी कहा गया था। राज्यों ने अपने यहां परीक्षाएं भी स्थगित करवाई। क्या उनके बिना बच्चे प्रमोट किए या कोई वैकल्पिक व्यवस्था निकाली? खुद पश्चिम बंगाल ने 10वीं की बोर्ड के नतीजे 15 जुलाई को और 12वीं की बोर्ड के नतीजे 17 जुलाई को घोषित कर दिए। तो फिर इस स्कूल को शुरू करने की क्या जल्दी थी? ऐसी क्या पढ़ाई हो रही थी यहाँ? इस सवाल के जवाब के लिए इंडिया टुडे के SK शाहजहान अली और मनोज्ञा लोईवाल ने स्कूल प्रबंधन और प्रशासन से संपर्क किया। हेडमास्टर वृंदावन घटक का कहना है कि बच्चे और बच्चों के माता पिता लगातार गुजारिश कर रहे थे कि कम से कम 10वीं के बच्चों की पढ़ाई शुरू की जाए। मैंने शिक्षा विभाग से अनुमति नहीं ली थी, अभिभावकों की प्रार्थना पर निर्णय लिया था। जो भी कार्रवाई होगी मुझे मंजूर है। वहीं शिक्षा विभाग में एडिशनल स्कूल इंस्पेक्टर का कहना है कि रिपोर्ट तैयार हो रही है, वरिष्ठ अधिकारियों के पास भेजी जाएगी। स्कूलों पर नियमों के उल्लंघन के लिए कार्रवाई होनी ही चाहिए, लेकिन एक बात हम बच्चों के अभिभावकों से भी कहना चाहते हैं। हमारे यहाँ 10वीं और 12वीं के बच्चों पर बहुत दबाव बनाया जाता है कि वो इन परीक्षाओं को जीवन मरण के प्रश्न की तरह लें। 9वीं के बाद बच्चों से अचानक उम्मीद की जाती है कि वो जीवन को लेकर गंभीर हो जाएं। बोर्ड का हौवा दिखाया जाता है और इसी मानसिकता के चलते अभिभावकों को स्कूल खुलवाने की भी जल्दी होती है। लेकिन वो ये समझ लें कि परीक्षाएं 2021 में होंगी या नहीं भी हो सकती हैं। ये बहुत कुछ इस महामारी की रोकथाम पर निर्भर है, ये तय नहीं है। लेकिन जान का खतरा आज का वर्तमान का सबसे बड़ा सत्य है, तथ्य है। और कोई भी परीक्षा जिंदगी से, स्वास्थ्य से बढ़कर नहीं है। बच्चे जितनी पढ़ाई घर पर रहकर कर सकें उतना ठीक है। रही सही कसर पूरी करने के लिए पूरी उम्र बाकी है। यह था वीडियो और हमारी टिप्पणी। अब बढ़ते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। सबसे पहले कोरोना संक्रमण के आंकड़े। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 64,553 मामले सामने आए। 1007 लोगों की मौत भी हुई। इन्हें मिलाकर कुल आंकड़ा हो गया है, कुल मामले 24,61,191, कुल मौतें 48,040, एक्टिव मामले 6,61,595 और ठीक हुए मरीजों की संख्या 17,51,556। ICMR की तरफ से बताया गया कि 13 अगस्त को 8,48,728 सैंपल भी टेस्ट हुए। एक अपडेट और है, आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री सैनिकों को समर्पित एक रक्तदान शिविर का उद्घाटन करने एम्स पहुंचे। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की मौजूदगी में उन्होंने कहा कि पिछले महीनों में एक भी दिन ऐसा नहीं रहा जब रिकवरी रेट पिछले दिन से बेहतर ना हुआ हो और फर्टिलिटी रेट ना घटा हो। इस आत्मविश्वास के दूसरे छोर पर कुछ परेशान करने वाले आंकड़े हैं। इनमें ज्यादा गणित लगाकर रेट नहीं निकाला गया है, ये साधारण गिनती से पैदा हुई संख्याएं हैं। पूर्व में सरकार पश्चिम के जिन विकसित देशों से तुलना करके बताती थी कि हमारे यहाँ स्थिति संभली है, उन सबको हमने मौतों और केस लोड के मामले में पीछे छोड़ दिया है। 5 महीनों में भारत ने इटली, स्पेन, फ्रांस और ब्रिटेन को पीछे छोड़ा है। अमेरिका इकलौता पश्चिमी देश है जो अभी भी आगे है। भारत से ज्यादा मौतें ब्राजील और मेक्सिको में हुई हैं। ये दक्षिण अमेरिकी देश हैं, पश्चिम में हैं, लेकिन यहाँ विकास और सुविधाएं वैसी नहीं हैं जो विकसित देशों में है। तो एब्सोल्यूट नंबर्स के हिसाब से भारत अब अपने से मिलते जुलते माहौल वाले देशों की पंक्ति में जा रहा है। पश्चिम अब पीछे छूट गया। हमने पहले भी साफ किया, ये थीसिस तभी लागू होती है जब आप अमेरिका को अपवाद मानने को तैयार हो। दूसरी सुर्खी राजस्थान विधानसभा से है। सत्र चल रहा है। शुरुआत 14 अगस्त यानी आज के दिन से हुई। राज्य में जयपुर समेत कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। उमस के मौसम में कुछ ठंडक राज्य की सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी तक पहुंची। 13 अगस्त को कैमरों के सामने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की मुलाकात हुई। हाथ मिलाए गए, विक्ट्री का वी साइन बनाया गया। हालांकि मास्क की वजह से दोनों के चेहरे ढके थे, तो हाव भाव क्या थे ज्यादा नहीं पता। कुल मिलाकर गहलोत ने फॉरगेट एंड फॉरगिव वाली बात कही और पायलट की एक असहजता मिश्रित वापसी हुई और उनकी वापसी से सरकार भी स्थिर हो गई। सदन में सचिन पायलट की सीट भी बदली हुई दिखी, उनके सियासी कद की तरह। इसके भी कई मायने निकाले गए। इसे सचिन पायलट ने बॉर्डर और सैनिक से भी जोड़ दिया। सुनिए। अध्यक्ष जी, जब आपने मेरी सीट में बदलाव किया, मैं सुबह 11:15 बजे हाउस के अंदर आया और सीट को यहाँ पर पाया। मैं बहुत लंबा इंटरवेंशन नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन पहले जब मैं वहाँ बैठता था तो सुरक्षित था, सरकार का हिस्सा था।
फिर मैंने सोचा कि अध्यक्ष महोदय ने और हमारे चीफ विप साहब ने मेरी सीट यहां पर क्यों रखी है। 2 मिनट मैंने सोचा और फिर देखा कि ये सरहद है, पक्ष है, विपक्ष है, और सरहद पर किसको भेजा जाता है? सबसे मजबूत योद्धा को भेजा जाता है। और आज इस विश्वास मत में जो चर्चा हो रही है उसमें बहुत सी बातें बोली गई, बहुत सी बातें बोली जाएंगी। समय के साथ साथ सब बातों को खुलासा होगा। आज मैं भाषण देने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं अध्यक्ष महोदय, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, जो कुछ कहना था, सुनना था, चाहे मैं हूं चाहे मेरा कोई साथी हो, हम लोगों ने जिस डॉक्टर के पास अपनी मर्ज को बताना था वो बता दिया। इलाज कराने के बाद हम सब लोग, आज 125 लोग यहाँ सदन में खड़े हैं, और सदन के अंदर जब हम सब लोग आए हैं तो कहने सुनने वाली बातों को परे हटकर आज वास्तविकता पर ध्यान देना पड़ेगा। धरातल पर जब हमने कल संकल्प लिया, बैठकर बातें करी, सारी बात खत्म कर आज सदन में जब प्रवेश किया है, तो इस सरहद पर कितनी भी गोलाबारी हो, हम सब लोग और मैं कवच और ढाल, गदा और भाला बनकर यहां पर सुरक्षित रखूंगा। आपको बताना चाहता हूं। कांग्रेस के चीफ विप महेश जोशी ने विश्वास मत के लिए स्पीकर को नोटिस सौंपा। राजस्थान सरकार में कानून और संसदीय कार्य मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने विश्वास मत प्रस्ताव पेश किया। धारीवाल ने कहा कि हमने यहां गोवा, मध्य प्रदेश नहीं होने दिया। बीजेपी की तरफ से इस पर हंगामा हुआ। बीजेपी ने एक दिन पहले अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कही थी, लेकिन इस पर स्पष्टता नहीं थी। बीजेपी ने कहा कि हमें पता है कि हमारे पास संख्या नहीं है। वैसे भी विश्वास मत और अविश्वास प्रस्ताव में पहला मौका विश्वास मत को देने की परंपरा है। अशोक गहलोत को चूंकि 200 में कम से कम 107 विधायकों का समर्थन प्राप्त है, तो विश्वास मत उनके लिए भाजपा के जख्मों पर नमक रगड़ने के मौके की तरह था। भाजपा के पास 72 विधायक हैं, इसलिए चमत्कार की उम्मीद नहीं थी, और आखिरी में ऐसा ही हुआ। विश्वास मत अशोक गहलोत सरकार ने आराम से हासिल कर लिया। तीसरी सुर्खी जम्मू कश्मीर से। यहाँ के नौगाम जिले में आतंकवादियों की तरफ से की गई फायरिंग में कम से कम 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, वो शहीद हो गए। शुक्रवार 14 अगस्त की सुबह हुए हमले में 3 घायल जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें से 2 ने इलाज के दौरान भी दम तोड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक आतंकवादी हमले के बाद भागने में सफल रहे। पुलिस और पैरामिलिट्री ने इलाके की घेराबंदी कर ली है। आतंकवादियों की तलाशी शुरू कर दी है। स्वतंत्रता दिवस के चलते घाटी में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हाई अलर्ट है। उसके बावजूद ये हमला हुआ। इससे पहले ऐसी खबरें आ चुकी हैं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं को भी लगातार निशाना बनाया जा रहा है। हमने शो में भी आपको इस बारे में सूचित किया था। अगली सुर्खी पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के हेल्थ अपडेट से जुड़ी है। प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट कर कहा कि 96 घंटे का ऑब्जर्वेशन पीरियड आज खत्म हो रहा है। मेरे पिता की हालत स्थिर है, वो इलाज पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। प्रणब मुखर्जी को 10 अगस्त को दिल्ली में आर्मी के रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। उनकी ब्रेन सर्जरी हुई थी। साथ ही प्रणब मुखर्जी कोविड पॉजिटिव भी पाए गए थे। आज अस्पताल ने एक बयान में कहा कि प्रणब मुखर्जी की हालत में कोई बदलाव नहीं आया, वो अभी भी वेंटिलेटर सपोर्ट पर है। अगली सुर्खी सुशांत सिंह राजपूत मौत के मामले में सीबीआई जांच को लेकर केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद से बिहार और महाराष्ट्र सरकार में ठनी है। इस बीच कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी केस की सीबीआई जांच की बात कह रहे हैं। एक्टर वरुण धवन, परिणीति चोपड़ा, सूरज पंचोली, डेजी शाह, दिल बेचारा में सुशांत की को एक्टर संजना सांघी, ये सब लोग अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में जस्टिस फॉर सुशांत और सीबीआई फॉर सुशांत जैसी बातें लिख रहे हैं। इससे पहले कृति सेनन, अंकिता लोखंडे और कंगना रनौत ने भी यही बातें कही थी। वहीं सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने भी ट्विटर पर प्लेकार्ड के साथ अपनी फोटो शेयर की और कहा कि मामला खत्म करने के लिए सच्चाई जानने में हमारे परिवार की मदद करें, वरना हम कभी शांतिपूर्ण तरीके से नहीं जी सकेंगे। उन्होंने प्लेकार्ड पर लिखा कि मैं सुशांत सिंह राजपूत की बहन हूं और मैं सीबीआई जांच की मांग करती हूं। ये थी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ। प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील। इनके पिता शांति भूषण भी सुप्रीम कोर्ट में वकील रहे हैं। देश के कानून मंत्री भी रहे मोरारजी भाई के समय। प्रशांत भूषण भी सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहते हैं, राजनीति और समाज के मुद्दों पर बोलते रहते हैं। लेकिन यही बात अब प्रशांत भूषण के गले पड़ गई। 14 अगस्त 2020 को माने आज उन्हें देश की सबसे बड़ी अदालत की अवमानना का दोषी पाया गया। जस्टिस अरुण मिश्र की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच 20 अगस्त को उनकी सजा पर सुनवाई करेगी। ये मामला क्या है? प्रशांत भूषण ने 29 जून को एक ट्वीट किया था।
इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी CJI एस.ए. बोबडे की हार्ले डेविडसन बाइक वाली एक वायरल तस्वीर पर टिप्पणी की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस ट्वीट का स्वतः संज्ञान लिया और प्रशांत भूषण के खिलाफ आपराधिक अवमानना का मामला शुरू किया। इस मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने प्रशांत भूषण के एक और ट्वीट का संज्ञान लिया जो उन्होंने 27 जून को किया था और जिसमें न्यायपालिका को लेकर एक गंभीर टिप्पणी थी। 22 जुलाई को जस्टिस अरुण मिश्र, जस्टिस B.R. गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी ने इस मामले में प्रशांत भूषण को कारण बताओ नोटिस जारी किया। मामले में ट्विटर को भी पक्षकार बनाया गया। बाद में ट्विटर ने दोनों ट्वीट हटा लिए, लेकिन तभी एक और बात हुई। ये खबर आई कि प्रशांत भूषण द्वारा सुप्रीम कोर्ट की अवमानना से जुड़े एक पुराने मामले में भी सुनवाई होगी। ये 2009 का मामला था जब सुप्रीम कोर्ट को लेकर प्रशांत भूषण की टिप्पणी तहलका में छपी थी। इस मामले में राम जेठमलानी ने प्रशांत भूषण की पैरवी की थी। वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे इस मामले में एमिकस क्यूरी थे, माने कोर्ट के मित्र। खैर, ट्विटर वाले मामले पर लौटते हैं। 22 जुलाई को जारी नोटिस का जवाब देते हुए प्रशांत भूषण ने कहा कि CJI की आलोचना से सुप्रीम कोर्ट की गरिमा कम नहीं होती। उन्होंने कहा कि बाइक पर सवार CJI के बारे में ट्वीट कोर्ट में सामान्य सुनवाई न होने को लेकर उनकी पीड़ा को दर्शाता है। दूसरे ट्वीट के बारे में उन्होंने कहा कि उस ट्वीट के पीछे उनकी सोच थी, वो भले अप्रिय लगे लेकिन अवमानना नहीं है। सवाल है कि कोर्ट की अवमानना या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता क्या है, जिस पर इतनी चर्चा हो रही है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की परिभाषा को सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह से समझाया गया है। सिविल कंटेम्प्ट मतलब जब कोई जानबूझकर कोर्ट का कोई आदेश मानने से इनकार कर दे तो कोर्ट इसे अपनी अवमानना मानता है। मिसाल के तौर पर अगर कोर्ट ने सरकार के किसी अधिकारी को कोई आदेश दिया, उसे तय वक्त में यह काम पूरा नहीं किया यदि अधिकारी ने, तो कोर्ट इसे अवमानना मान सकता है। ऐसे में कोर्ट उस अधिकारी या संबद्ध सरकार के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई भी कर सकता है। क्रिमिनल कंटेम्प्ट का मामला पेचीदा है और यही मामला प्रशांत भूषण पर बना है। इसमें 3 तरह से अवमानना को समझा जाता है। पहला, लिखे और बोले गए शब्द, चिन्ह या कोई एक्शन जिससे किसी कोर्ट की गरिमा को गिराया जाए या गिराने की कोशिश की जाए, कोर्ट को अपमानित किया जाए या ऐसा करने की कोशिश की जाए। दूसरा, किसी भी विधिक प्रक्रिया में बाधा पहुंचाना, न्याय के प्रशासन में बाधा पहुंचाना। सुप्रीम कोर्ट ने पहले वाले नियम के तहत प्रशांत भूषण को आरोपी बनाया था। 5 अगस्त को कोर्ट ने मामले में अपना फैसला सुरक्षित किया। कोर्ट की अवमानना में 6 महीने की जेल या 2000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। अब प्रशांत भूषण को दोषी पाया गया है और 20 अगस्त को उन्हें सजा सुनाई जाएगी। इस मामले पर लीगल फ्रेटर्निटी के लोग बोलने से बच रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों ने दोनों पक्षों को लेकर अपनी राय रखी। एक पक्ष न्यायपालिका के सम्मान की बात कर रहा है, दूसरा अभिव्यक्ति की आज़ादी की। विकसित देशों में अमूमन अवमानना के मामले खारिज कर दिए जाते हैं, सजा नहीं होती। इस मामले में पूर्व जज और गणमान्य नागरिक पहले ही भूषण का पक्ष ले चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मदन बी लोकुर, दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस AP शाह समेत 131 प्रबुद्ध नागरिकों ने एक बयान जारी कर कहा था कि भूषण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चल रहा मामला आलोचना को दबाने की कोशिश है। भूषण ने उच्चतम न्यायालय के कामकाज को लेकर कुछ चिंताएं ही जाहिर की थी। अदालत को यह मामला वापस लेना चाहिए ताकि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की गरिमा बनी रहे। लेकिन अब मामला सहमति असहमति से आगे बढ़कर न्यायालय के विवेक पर टिक गया है। इस मामले में जो भी अपडेट्स आएंगे, जो भी सजा सुनाई जाएगी, हम आपको बताते रहेंगे। अब बात एक संगीन इल्जाम की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक चौंकाने वाली बात कही है जो आरोप की शक्ल में है। संभव है कि इस पर राजनीति भी तेज हो। 21 मार्च 2020 को सुकमा जिले के मिनपा गांव में घात लगाकर किए नक्सली हमले में छत्तीसगढ़ पुलिस के 17 जवानों की जान गई थी। इनमें से 5 जवान STF और 12 जवान डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड माने DRG के थे। DRG में कई जवान ऐसे होते हैं जो नक्सल आंदोलन का पहले हिस्सा रहे हों लेकिन सरेंडर करके मुख्य धारा में लौटे हों। अब भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि 21 मार्च की घटना के दौरान छत्तीसगढ़ को केंद्र से सहयोग नहीं मिला। भूपेश ने दावा किया कि घटनास्थल से 500 मीटर की दूरी पर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी CRPF के जवान मौजूद थे, लेकिन उन्होंने सहयोग नहीं किया क्योंकि उन्हें आदेश नहीं मिले। इंडियन एक्सप्रेस अखबार से खास बातचीत में भूपेश बघेल ने ये बातें कही। बघेल ने यह भी कहा कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने ये मुद्दा उठाया था। बकौल बघेल, एनकाउंटर वाली जगह से CRPF के जवान 500 मीटर की दूरी पर थे। उन्हें मार्च करने के लिए ऑर्डर नहीं मिले और वो वहीं रुके रहे, वो शामिल नहीं हुए। घटना में हमारे 17 जवान मारे गए। अगर उन्हें सपोर्ट मिला होता तो नक्सलियों को ज्यादा नुकसान होता। अखबार ने CRPF का पक्ष भी छापा है।
घटना के कुछ दिनों बाद चार्ज संभालने वाले सीआरपीएफ के आईजी प्रकाश डी ने बताया कि सहयोग की कमी की कोई शिकायत नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ सरकार के साथ हमारा अच्छा अनुभव रहा है। घटना मेरे कार्यकाल से पहले की है, इसलिए मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन हमें कोई शिकायत नहीं मिली। अगर मुद्दा उठाया गया तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है। सीआरपीएफ के पूर्व आईजी जीएचपी राजू, जिनका कार्यकाल घटना के एक दिन बाद ही खत्म हुआ था, उन्होंने इस पर टिप्पणी करने से मना कर दिया। हालांकि एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि तत्कालीन स्पेशल डीजी कुलदीप सिंह की अगुवाई में एक उच्च स्तरीय सांस्थानिक जांच बिठाई गई थी। अखबार के मुताबिक कुलदीप सिंह ने भी इस पर कुछ कहने से मना किया। ये पूरी घटना क्या है जिसका जिक्र मुख्यमंत्री कर रहे हैं और केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं? 21 मार्च 2020 को राज्य की एंटी नक्सल पुलिस फोर्स, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी और एक स्पेशल टास्क फोर्स, इसके अलावा कोबरा बटालियन के जवान ये नक्सलियों के बारे में एक टिप मिलने पर एल्मागुंडा की तरफ जा रहे थे। सुकमा जिले के मिनपा गांव के पास जब टीमें पहुंची तो करीब 250 से 300 नक्सलियों के समूह ने घात लगाकर उन पर हमला बोला। दोनों तरफ से करीब 2.5 घंटे गोली चली। डीआरजी के 15 पुलिसकर्मी घायल हुए और 17 पुलिसकर्मियों के शव अगले दिन मिनपा के जंगलों से बरामद हुए। पुलिस के मुताबिक घटना में पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी यानी पीएलजीए के कम से कम 5 नक्सली भी मारे गए और दर्जनों घायल हुए। मारे गए सभी सुरक्षाकर्मी बस्तर और सुकमा से थे। मरने वाले डीआरजी के ज्यादातर पुलिस वाले आदिवासी थे। आत्मसमर्पण करके मुख्यधारा में आए कई नक्सलियों को भी इस एंटी नक्सल फोर्स में शामिल किया गया था। घटना के बाद सुरक्षा कर्मियों के बहुत से हथियार भी गायब हो गए थे। इसमें 12 AK-47 राइफल भी थी। 26 मई को नक्सलियों ने एक वीडियो जारी किया जिसमें 14 हथियार और बड़े स्तर पर गोला बारूद दिखाए। दावा किया कि ये हथियार हमले के दौरान सुरक्षा कर्मियों से छीने गए। अखबार के मुताबिक एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि 2 सीआरपीएफ की टीमें मौके पर मौजूद थीं, लेकिन उन्होंने ठीक से फायरिंग नहीं की, हस्तक्षेप नहीं किया। इस घटना को छत्तीसगढ़ में 2017 के बाद सुरक्षा कर्मियों पर सबसे बड़ा नक्सली हमला कहा गया। 2017 में सुकमा के ही बुरकापाल में 25 सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे। एक निर्माणाधीन सड़क की सुरक्षा करते हुए इन जवानों को निशाना बनाया गया था। तत्कालीन सीआरपीएफ डीआईजी ने तब राज्य सरकार के साथ सहयोग की कमी की शिकायत की थी। इस वाकये की तस्दीक के लिए हमने बस्तर के स्थानीय पत्रकारों से भी बात की और उन्होंने सूत्रों के आधार पर दावा किया कि मुठभेड़ के बाद सुकमा में बैठक हुई थी जिसमें भूपेश बघेल ने असहयोग वाली बात पर केंद्र को चिट्ठी लिखने की बात कही थी। वहां के पत्रकार रानू तिवारी ने बताया कि नक्सली अमूमन डीआरजी के जवानों पर ज्यादा हमलावर रहते हैं क्योंकि उन्हें वो वादा खिलाफ मानते हैं। दूसरी वजह यह है कि डीआरजी के जवान स्थानीय हैं, इसलिए वो नक्सलियों के खिलाफ सबसे ज्यादा असरदार होते हैं। इसलिए इस मुठभेड़ में डीआरजी के जवानों के मारे जाने पर लड़ाई के दोनों पक्षों ने ध्यान दिया। भूपेश बघेल ने एक गंभीर आरोप लगाया है। अगर वाकई ऐसा हुआ है तो ये खेद की बात है, इसलिए जरूरी है कि इस मामले की जांच हो और सारी जानकारी सार्वजनिक की जाए। नक्सलवादी उग्रवाद से लड़ाई में केंद्र और राज्य अलग अलग पालों में नहीं खड़े हो सकते, नहीं ही होने चाहिए। यहाँ पर किसी भी किस्म की पार्टी पॉलिटिक्स, किसी भी किस्म की राजनीतिक बयानबाजी के लिए कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। चलते चलते आपको सुनाते हैं ये सुंदर सा गीत जो अनन्या गौड़ ने हमें भेजा है। एक भूल सुधार भी है। 13 अगस्त को हमने आपको जब पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की राजनीतिक यात्रा के बारे में बताया, तब हमने कहा कि कांग्रेस से निष्कासन के दौरान प्रणब दा ने अपने पुराने मित्र संतोष मोहन देव को याद किया। संतोष मोहन देव असम से ताल्लुक रखते हैं। हमने भूलवश असम की जगह ओडिशा बोल दिया था। इस गलती के लिए हम माफी चाहते हैं। आज के दी ललन टॉप शो में इतना ही। विदाई से पहले आप सबको आजादी पर्व की खूब सारी शुभकामनाएं। 15 अगस्त सिर्फ एक प्रतीकात्मक दिन नहीं है, हमारे पुरखों ने इसके लिए बरसों बरस संघर्ष किया। ये देश को, देश के लिए शहीद हुए लोगों को याद करने का वक्त है। उस स्पिरिट को याद करने का वक्त है जो हम भारत के लोग के शक्ल में प्रतिनिधित्व करती है, प्रकट होती है। हम भारत के लोग, बहुलतावादी भारत के लोग, भारत के सब रूप रंगों से प्यार करने वाले लोग और सिर्फ जबानी जमा खर्च के जरिए देशभक्त बनने वाले लोग नहीं, वाकई अपने कर्मों से अपने देश को महान बनाने की कोशिश करने वाले लोग। हम सबको आज़ादी का पर्व खूब मुबारक हो। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। झूला किन्ने डाला रे अमरैया, झूला किन्ने डाला रे अमरैया, झूले
के पेड़वा पे झूला झूलात हैं, अम्बवा के पेड़वा पे झूला झूलत हैं। गरबा लगाए पकड़ लीनी बैया रे, अमर